प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र के बारे में अपन इसकी व्याख्या विस्तृत रूप से करेंगे। तो इसके देखो, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, नासाद्वार का ग्रसनी, बीच में आप देख रहे हैं कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, कुप्पिकाएं, फेफड़े और डायफ्राम इसकी मुख्य भागों में आते हैं। जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं, और देखो नासाद्वार है, ग्रसनी है, कंठ है, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, कुप्पिकाएं, डायफ्राम, फेफड़े इसके मुख्य भागों में आते हैं। तो देखो इसकी क्या क्रिया विधि होती है, कैसे ये कार्य करता है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले देखो इसके मुख्य भाग हैं, तो एक एक मुख्य भाग की क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, यदि बात करें पहले नासाद्वार की, तो नासाद्वार की अपन बात करें तो ये होती है एक जोड़ी। कितनी? एक जोड़ी नासाद्वार होते हैं। यानी आप देख रहे हैं अपन नासा छिद्र या नासाद्वार कहते हैं, दो होते हैं, एक जोड़ी कितनी होती है? एक जोड़ी इसकी संख्या होती है। तो ये है, आप देख रहे हैं नासाद्वार। तो नासाद्वार में क्या होता है कि जो ये नासाद्वार होता है, इसमें रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? श्लेष्म ग्रंथियां श्लेष्म रस स्रावित करती हैं। श्लेष्म रस, तो ये इसमें रोम और श्लेष्मा, इसका क्या कार्य है? आप देखते हैं रोम होते हैं छोटे छोटे बाल, रोम यानी छोटे छोटे बाल नासाद्वार में होते हैं, जो क्या करते हैं, जब अपन श्वसन लेते हैं तो इसमें जो वायु में धूल के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, तो धूल के कण वगैरह ये हमारे फेफड़ों तक न पहुंचे, उसको रोकने के लिए इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जिसे रोम अपन कहते हैं, रोम या बाल। तो इसका ये कार्य होता है। और श्लेष्मा क्या करती है? जो बहुत सूक्ष्म जीव हो या विषाणु हो या कोई भी बारीक कण हो छोटे, उसको ये क्या कर देते हैं, नासा द्वार में ही चिपका लेती हैं, यानी आगे जाने से रोकती हैं। ये इसका नासा द्वार में कार्य होता है। आगे अपन दूसरे नंबर पर देखें ग्रसनी। तो ग्रसनी में आप देख सकते हैं कि ग्रसनी में देखो भोजन नाल में भी अपन देखा, उसमें भी ग्रसनी आती है, श्वास नाल में भी ग्रसनी आती है। तो अपन इसमें देखा था कि एक घाटी ढक्कन होता है जो ये तय करता है कि श्वास नाल में ही जाए और भोजन है वो जो भोजन नाल में ही जाए। तो ये कार्य इसमें रहता है, इसमें श्वसन आगे रहता है। तो ये दोनों में कॉमन है ग्रसनी के बाद अभी अपन देखें कंठ भाग। तो कंठ में जो ये लैरिक्स कंठ है, अपन लैरिक्स बोल सकते हैं। तो ये कंठ है, कंठ में आवाज, अपन जो बोल रहे हैं आवाज उत्पन्न होती है। तो कंठ से क्या होती है? आवाज उत्पन्न होती है। उसके बाद अपन देखते हैं, जब कंठ के बाद में आप चित्र में देख रहे हैं श्वास नली, बहुत महत्वपूर्ण भाग है श्वास नली। इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। तो ग्रसनी में भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। तो ताकि ये चिपके, यानी आपस में जिसकी दीवार भित्तियाँ हैं वो चिपकने से रोकने के लिए सी आकार की नलियाँ पाई जाती हैं। तो ये श्वास नली है। तो श्वास नली महत्वपूर्ण भाग है मानव श्वसन तंत्र के लिहाज से। मानव श्वसन तंत्र के लिहाज से जो श्वास नली महत्वपूर्ण भाग हैं, जो ये आगे फेफड़ों में जाकर खुलती हैं। किसमें खुलती हैं? फेफड़ों में जाकर खुलती हैं। तो देखो जो ये फेफड़े में जाकर ये जो श्वास नली खुलती है, उससे पहले देखते हैं अपन आगे, जब ये श्वास नली है दो भागों में बढ़ती हुई आप दिखाई दे रही है। जब ये श्वास नली क्या होती है? दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बट जाती हैं। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ जाती हैं। तब उसे श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। जब ये दो भागों में बढ़ जाती हैं तब इसे क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, जब ये है ना दो भागों में बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, एक इधर क्योंकि इधर, यानी एक फेफड़े में दाएं भाग में फेफड़े में जा रही है, एक बाएं फेफड़े में जा रही है। तो इसमें जब ये बढ़ती हुई दो भागों में बंट जाती हैं तब इसे क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं?
शोषणी। और जब ये शोषणी जब एक भाग में आगे जाकर ये फैल जाती हैं, यानी एक एक भाग में ये फिर ये अपना जैसे वृक्ष हैं, वृक्ष की जो शाखाएं हैं, शाखाओं में जब ये बंट जाती हैं और आगे ये बढ़ जाती हैं, तब इसे क्या कहते हैं? शोषणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषणिका कहते हैं। तो जब ये आगे बढ़ जाती हैं तब ये शोषणिका कहते हैं। तो देखिए अपन श्वास नली, देखिए वापस समझिए, जब ये श्वास नली है जब दो भागों में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, अपन को दिखाई दे रही हैं, जब ये दो भागों में बढ़ जाती हैं, है ना, तो दो भागों में जब ये बढ़ जाती हैं तब इसे क्या कहते हैं? शोषणी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषणी कहते हैं। और जब शोषणी फेफड़ों में जाकर आगे अपने वृक्ष की शाखाओं की तरफ आगे बढ़ जाती हैं तब इसे शोषणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषणिका कहते हैं। और शोषणिका के जो पिछले भागों में जब ये शोषणिकाएं आगे वृक्ष की डालियों की तरह, शाखाओं की तरह आगे और बढ़ती हुई पूरा एक जाल बना लेती हैं, अंदर ये क्या बना लेती हैं? पूरा जाल बना लेती हैं। और जाल के जो लास्ट सिर हैं, लास्ट सिरों पर जो गोल गोल गुब्बारा नुमा आकृति बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? जैसे आप चित्र में आप देख रहे हैं, गुब्बारे नुमा आकृति बन जाती हैं। इसे क्या कहते हैं? कुप्पिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कुप्पिकाएं। और कुप्पिकाओं में ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जब अपन श्वास लेते हैं तो श्वास अपन के जो ये नासाद्वार से होती हुई ग्रीष्णी कंठ से, श्वास नली से होते हुए शोषणिका से होते हुए कहाँ पहुँच जाती हैं? कुप्पिकाओं में पहुँच जाती हैं। और इस कुप्पिकाओं में ही गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान देखा जाता है। तो कुप्पिकाएं इस मानव श्वसन तंत्र की क्या है? क्रियात्मक इकाई हैं। क्या है कुप्पिकाएं? ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं कुप्पिकाएं। यानी कुप्पिकाएं बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं जहाँ गैसों का आदान प्रदान देखा जाता है। आगे अपन देखते हैं तो आगे एक भाग आता है डायाफ्राम। कौन सा भाग आता है? डायाफ्राम, जो है ना ये फेफड़ों के नीचे रहता है। क्या रहता है? फेफड़ों के नीचे पाया जाता है। तो इनका क्या कार्य है? ये है ना अंतर शोषण और उच्च शोषण में अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है। इसीलिए शोषण का अंतर शोषण और उच्च शोषण होता है। अपन देखेंगे आगे कि अंतर शोषण और उच्च शोषण क्या होता है, कैसे होता है, इसकी विस्तृत व्याख्या आगे अपन करेंगे। उससे पहले अभी सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि डायफ्राम फेफड़ों के नीचे पाया जाता है, जो कभी ऊपर कभी नीचे अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है। तो देखिए आगे इसकी व्याख्या अपन करेंगे। और देखिए और क्या भाग हैं, और आप देखें फेफड़े महत्वपूर्ण भाग हैं। फेफड़े जो है ना दो पाए जाते हैं, एक दाएं भाग में एक बाएं भाग में। जो फेफड़े आप देख रहे हैं बड़े ही शोषण का, मानव श्वसन तंत्र का यदि भाग पूछे कि मानव श्वसन किस अंग द्वारा करता है तो किसके द्वारा करता है? फेफड़ों के द्वारा करता है। यानी फेफड़े बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं श्वसन की दृष्टि से। तो फेफड़ों के द्वारा ही मानव श्वसन की क्रियाविधि संपूर्ण होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे मछली में गिलफड़े गिल होते हैं श्वसन अंग, उसी प्रकार मानव में क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं, जो एक जोड़ी होते हैं यानी दो होते हैं। ये न शेम के आकार के बीच की तरफ लाल रंग के पाए जाते हैं। तो ये फेफड़े बड़े महत्वपूर्ण भाग हैं फेफड़े, और फेफड़ों में ही जो पूरी प्रक्रिया श्वसन तंत्र की संपूर्ण होती है। और इन फेफड़ों के द्वारा ही आप देख रहे हैं गैसों का जो कुप्पिकाएं अंदर पाई जाती हैं, जिसे गैसों का आदान प्रदान अपन देख सकते हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। तो देखिए अपन मानव श्वसन तंत्र के इसके महत्वपूर्ण भागों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो आप देखिए एक बार फिर विस्तार से वापस देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? नासाद्वार पढ़ा, जिसमें देखो कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं या रोम हैं, छोटे छोटे कण हैं, उसको ये रोकने का कार्य करता है। फिर अपन देखते हैं ग्रसनी में क्या पाया जाता है? घाटी ढक्कन पाया जाता है, जिसमें देखिए जो ये भोजन नाल में और श्वसन नाल में ही जाए, इसका कार्य ये घाटी ढक्कन द्वारा होता है। कंठ जिसे लैरिक्स बोलते हैं, जिसे अपन क्या कर आवाज उत्पन्न होती है। फिर अपन ने देखा कि जब ये श्वास नली आपने चिपके नहीं, इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, और ये
महत्वपूर्ण भाग है श्वास नली। तो देखिए श्वास नली जब ये आगे बढ़ जाती हैं, दो भागों में जब श्वास नली बढ़ जाती हैं तो उसे श्वसनिका कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। और श्वसनी आगे ये जो आगे और भागों में बढ़ जाती तो क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। और श्वसनिका जब ये डालों की तरफ, वृक्ष के डालों की तरह या शाखाओं की तरफ बढ़ती हुई लास्ट में जो कुप्पिकाएं गुब्बारे नुमा बनती हैं, उनमें ही गैसों का आदान प्रदान देखा जाता है। और अपन ने देखा कि डायफ्राम इसके नीचे के भाग स्थित रहता है, जो अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, जिससे अंत श्वसन और उच्च श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो, उसमें ये डायफ्राम बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखिए फेफड़े दो पाए जाते हैं, फेफड़े, और इसके ऊपर पसलियाँ होती हैं। क्या पाई जाती है, पसलियाँ, ताकि ये सुरक्षित रहे। इसके ऊपर क्या पाई जाती हैं, पसलियाँ, जो 12 जोड़ी होती हैं। पसलियाँ कितनी, कुल 24 होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी पसलियाँ इसके ऊपर पाई जाती हैं। तो ये तो था फेफड़ों से संबंधित और इसके बारे में अपने चर्चा की। तो देखिए ये था मानव श्वसन तंत्र। तो देखिए मानव श्वसन तंत्र को अपने इसके अभी तक इसके भागों को पढ़ा है, कल और अपन विस्तार से पढ़ेंगे। कल इसमें और आगे के जो भाग आएंगे मानव श्वसन तंत्र में, जिसमें अपन इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। अंत श्वसन और उच्च श्वसन क्या होता है उसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये था अभी तक मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख भागों के बारे में जानकारी प्राप्त अपन कर रहे थे। तो ये मानव श्वसन तंत्र ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, आगे शेयर भी इसे करिए। थैंक यू वेरी मच। आगे और इस भाग के टॉपिक को आगे अपन पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।